बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड देयर एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रन कर रहे हैं। उन तमाम केमिकल रिएक्शन को ना ही हद से ज़्यादा बढ़ा देना है, ना ही हद से ज़्यादा उसे कम कर देना है। अगर वो बढ़ जाते हैं हमारे लिए तो भी नुकसान है, अगर वो कम होते हैं हमारे लिए तो भी नुकसान है। तो उन तमाम केमिकल रिएक्शन को मेंटेन रखना है। इसी मेंटेन में रखने को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो हमारी हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी की शिकायत हो सकती है। ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ गया तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो गया तो भी ग्लूकोज लेवल के साथ शिकायत पेश आ सकती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो फीवर में चला जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो अंदर के कुछ एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो उन तमाम टेम्परेचर को मेंटेन रखना यही कहलाता है होम्योस्टेसिस। द वर्ड होम्योस्टेसिस इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, होम्यो एंड स्टेसिस। होमो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स कंडीशन। तो इसके जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो है टू स्टे द सेम। चीज़ों को एक मेंटेन लेवल पर रखना, मेंटेन करके रखना, यही क्या कहलाता है हमारे पास होम्योस्टेसिस। हमारे पास होम्योस्टेसिस के बेसिकली 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। There are 3 main aspects of homeostasis. Number 1 is osmoregulation. Number 2 is excretion. And number 3 is thermoregulation. बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि एनिमल हो या प्लांट किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं और किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन करते हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑस्मो? ऑस्मो मीन्स वाटर। ऑस्मोसिस आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ये वर्ड उसी से निकला है, वाटर। किसी भी जानदार के अंदर पानी यानी कि वाटर एंड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, ये क्या कहलाता है हमारे पास? ऑस्मो रेगुलेशन। मैं यहाँ शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखता जाता हूँ। नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि किसी भी जानदार में मौजूद एक्स्ट्रा टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सक्रीशन। कौन सी चीज़ें? एक्स्ट्रा टॉक्सिक एंड हार्मफुल वेस्ट। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा टॉक्सिक एंड harmful waste are called excretion. Now what is thermoregulation? Thermoregulation, the word thermoregulation is derived from 2 words. Therm temperature, regulation मतलब कि अगर कम हो गया तो बढ़ा दो, अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कर दो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन रहना चाहिए। आपने सुना होगा हाई फीवर हो जाता है हमें, क्यों होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो अलग बात है कि ये एक साइन है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन टेम्परेचर को भी हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए।
आप सब लोग फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके होंगे कि चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में कि एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी में भी फ़र्क आता है, या तो वो बढ़ जाती है या तो वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, या हाई टेम्परेचर पर एंजाइम भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखना है। दीज एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द स्टे द सेम, कंडीशन को सेम करके रखना, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, उन तमाम चीज़ों को सेम करके रखना, सेम एक मेंटेन में लेवल में लेकर रखना, ये क्या कहलाता है हमारे पास? होम्योस्टेसिस। इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स है। व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? वाटर और सॉल्यूट की अमाउंट को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखने का क्या कहलाता है हमारे पास? ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हार्मफुल एंड टॉक्सिक वेस्ट आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। और थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब एक छोटा सा एक और टॉपिक है हमारे पास, फीडबैक सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम ऑस्मोरेगुलेशन पर आ जाएंगे। व्हाट इज फीडबैक सिस्टम? देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी हम व्हाट्सएप अगर किसी भी साइट पर जाते हैं, वेबसाइट वगैरह, तो वहाँ एक फ़ीडबैक का ऑप्शन होता है। ये फ़ीडबैक होता क्या है? आपकी राय, आप क्या कहते हो इसके बारे में, आप हमें बताएं। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप उसके बारे में रेट करते हो, ऐप्स होते हैं आप उनके बारे में रेट करते हो कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा होता है तो फिर वो उसे और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास फ़ीडबैक यहाँ पर भी यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकोज की अगर लेवल ले लो कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा है, अगर वो कम हो गया तो वो हमें चेक एंड बैलेंस करके बताएगा कौन? ऐसे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इन सिस्टम को नाम दिया जाता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम बेसिकली द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये क्या करते हैं बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन चल रही है, प्रोसेस चल रहे हैं, उनको चेक करते हैं। ठीक है, कि ये हद से ज़्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया। अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसको दोबारा मेंटेन करते हैं, बैलेंस में लेकर आते हैं। इसी को नाम दिया जाता है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 is receptor, number 2 central nervous system and number 3 effector। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, तो कोई तो चीज़ होगी ना हमारी बॉडी में जो उसे सेंस करेगी कि हाँ भाई ये चीज़ कम हो चुकी है, उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर वो चीज़ होती है जो सेंस कर रही होती है। टू सेंस स्टिमुलाई, हमारी बॉडी में जो भी चेंज हो रहा है उसको कहते हैं स्टिमुलस। 2 किस्म के स्टिमुलस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर बाहर कोई चेंज हो रहा है, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी, जैसे अभी मुझे आ रही है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज हो रहा है और उसकी वजह जैसे हमें भूख लगती है तो ये फीलिंग जो होती है, ये जो सेंस हो रहा है, ठीक है, ये इंटरनल स्टिमुलस है। बाहर से कोई चेंज हो रहा है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अगर स्टिमुलस को कोई भी चीज़ सेंस कर रही है तो वो हमारे पास कहलाती है रिसेप्टर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, ये हमारे पास डिसीजन सेंटर होता है। ये क्या करता है बेटा? डिसाइड करता है कि अब ये जो चेंज हुआ है इसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्स लेना है, काम कैसे करना है। ये सिर्फ डिसाइड करेगा, ये काम करवाएगा नहीं, ये डिसाइड करेगा और अपना मैसेज आगे भेज देगा। फिर जो इफेक्टर होते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले मैसेज को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं और ये रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ये रिसेप्टर ने रिसीव की
इन्फॉर्मेशन कि हाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और मैसेज कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, अब क्या करना है, दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है। किस तरीके से बढ़ाना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन को, पूरे मैसेज को डिसाइड करेगा। डिसाइड करने के बाद ये किसी भी इफेक्टर को ये मैसेज पहुंचा देगा और इफेक्टर दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, अपने मेंटेन लेवल पर ले आएगा। इसे हम कहते हैं बेटा फीडबैक सिस्टम, कि कम था तो बढ़ा दिया, बढ़ गया था तो कम हो जाए, कम कर दें। इसे हम क्या नाम देते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो कंपोनेंट्स 3 होते हैं। अब फीडबैक सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टाइप्स। नंबर 1 इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नंबर 2 इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप ये समझिए कि अगर आपने घर में कुछ खाना बनाया, ठीक है, अब आपके घर वाले ने बहुत अच्छी तारीफ़ की उसकी कि भाई खाना तो बहुत अच्छा बना है, तो आप क्या करोगे, उसमें और अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, ठीक है। तो आपके घर वालों का जो ये रिस्पॉन्स था, यह आपके लिए आपकी फेवर में था, पॉजिटिव में था, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और नेगेटिव फीडबैक, अगर उन्होंने कहा कि नहीं खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं था उसमें, या कुछ ऐसा कुछ कहा, ठीक है, नेगेटिव में, तो ये आपके पास कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। 2 किस्म के फीडबैक मिलते हैं हमें, या अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके खिलाफ फिर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे। अब बेसिकली ये होता क्या है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी समझते हैं। देखो, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वो फीडबैक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो चेंज आ रहा हो, रिस्पॉन्स भी बिल्कुल वैसा ही, जैसा चेंज हो वैसा ही रिस्पॉन्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो चेंज है वो किसी भी चीज़ को बढ़ रही है, कोई भी चीज़ बढ़ रही है, वो चेंज हो रहा है, तो रिस्पॉन्स भी हमारा उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहा हो। चेंज और रिस्पॉन्स अगर ये दोनों सेम हो तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हीट स्ट्रोक से। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का एक मेंटेन, हम जो है वो वार्म ब्लडेड है। हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते, ठीक है। एक हद तक तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते। अब होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर जो है गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उस हिसाब से उसको मेंटेन करना शुरू हो गया, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का टेम्परेचर कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 42 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस कितना आएगा दोनों के दरमियान, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37, बाहर 42, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कम कैसे करना चाहिए। अब जब भी ये डिफरेंस आता है ना, ये हमें डिसाइड कर रहा होता है हमें सर्दी लगेगी या गर्मी। फॉर एग्जांपल, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें गर्मी लगेगी, बाहर टेम्परेचर कम है तो हमें सर्दी लगेगी। अब क्या होता है बेटा कि इसको मेंटेन करके रखना है। अब होगा क्या कि हमारी बॉडी भी चाहेगी कि नहीं हमें सर्दी ना लगे, तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको गर्मी ना लगे, तो वो गर्मी ना लगने के लिए क्या होगा बेटा, या तो अपना भी टेम्परेचर 42 तक लेके जाओ ताकि कोई डिफरेंस ही ना रहे, आपको गर्मी भी ना लगे, ठीक है। बाहर के टेम्परेचर से सेम कर लो, जो कि हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं बेटा, या बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल जो है लो कर लो, 37 पर लेकर आओ, जो कि इम्पॉसिबल है, हम बाहर के टेम्परेचर को भी चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स क्या आया था कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया था, तो हमारी बॉडी भी अपना टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देती है। 37 से ज़्यादा वो 40 तक चली जाएगी, 38 तक चली जाएगी, 39 तक चली जाएगी। तो रिस्पॉन्स में टेम्परेचर स्टिमुलस जो हुआ था, जो चेंज हुआ था, उसमें बाहर का टेम्परेचर बढ़ा था, और उसके अलावा हमारी बॉडी ने भी टेम्परेचर अपना बढ़ा लिया। इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिव फीडबैक्स, ठीक है, कि जो टेम्परेचर बाहर का भी बढ़ा तो हमारी बॉडी ने भी बढ़ा लिया। सेम स्टिमुलस एंड सेम रिस्पॉन्स, दोनों सेम एक दूसरे के, तो इसे क्या नाम देते हैं हम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट हो, स्टिमुलस भी कम हो रहा हो और
रिस्पॉन्स भी कम हो रहा हो तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव। जब भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों सेम हो रहे हो, सेम चेंज आ रहा हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बेटा क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वो होता है जिसमें अगर स्टिमुलस बढ़ रहा हो तो रिस्पॉन्स कम कर रहा होगा, अगर स्टिमुलस कम हो रहा हो तो रिस्पॉन्स उसको बढ़ा रहा होगा। सेम इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक ग्लूकोज की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा हो गया तो हाई बीपी, कम हो गया तो लो बीपी, उसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत ज़्यादा स्वीट डिश वगैरह इंटेक कर ली हो तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, आपकी बॉडी को ये पता चलेगा, वो सेंस करेगी कि हाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। आपकी बॉडी क्या करेगी, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाना शुरू कर देगी। किस मैकेनिज्म के थ्रू कम करवाती है वो अलग बात है, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 में कंसर्न है, वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपकी बॉडी ने क्या कर लिया, ब्लड ग्लूकोज को कम करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं हम बेटा नेगेटिव फीडबैक, कि जो चेंज हुआ था वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा था, आपकी बॉडी ने उसको कम कर दिया, दोनों अपोजिट हुए, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव में रिस्पॉन्स और स्टिमुलस दोनों सेम होते हैं, चाहे दोनों बढ़ रहे हो चाहे दोनों कम हो रहे हो, जबकि नेगेटिव में दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा होगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब बेटा एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वाटर रिलेशन ऑफ द सेल। ये हमारे पास वाटर रिलेशन ऑफ द सेल है, ये हमारे पास आज का फाइनल टॉपिक है सेकेंड ईयर का। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं, हमें प्लांट्स में भी वही पढ़ना है, एनिमल में भी वही पढ़ना है, लेकिन ये फीडबैक सिस्टम को पढ़ना और वाटर रिलेशन ऑफ द सेल जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा हम समझ नहीं सकते कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, कहाँ होगी, ये चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो वो वाटर रिलेशन ऑफ द सेल है। इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर सेल डिफरेंट तरीके के रिस्पॉन्स देता है, कैसे रिस्पॉन्स देगा, कब क्या करेगा, ये हमें चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं। बायोलॉजी में हम सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो वो हाइपोटोनिक होगा, या वो हाइपरटोनिक होगा, या वो आइसोटोनिक होगा। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन की जो ये 3 टाइप्स है ये हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये चीज़ याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन की 3 टाइप है, हाइपो, हाइपर एंड आइसो, ये किस बेस पर आप सॉल्यूशन की 3 टाइप बताते हो, तो बेटा ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिसाइड किया जाता है। और बेटा कोई एक आपको मैं गिलास दे दूँ, उसके अंदर मैं आपको सॉल्यूट, उसका कोई भी सॉल्यूट मिलाकर दे दूँ और आपसे पूछूँ कि ये कौन सा है, हाइपो है, हाइपर है, आइसो है, आप नहीं बता सकते जब तक कि कंपैरिजन में कोई ना हो। जैसे कि मैं नहीं बताता, एक स्टूडेंट आया, मेरे एक स्टूडेंट अगर आ जाए और वो कहे कि भाई इसकी रिपोर्ट देनी है मुझे कि भाई ये है इंटेलिजेंट है या डल है, कैसे बताया जा सकता है, किसी से कंपेयर करके ही बताया जा सकता है ना उसको। तो इसी तरीके से ये सॉल्यूशन की भी एग्जांपल जो है ये भी हमें कंपेयर करके ही बताई जा सकती है सॉल्यूशन। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को कह रहा हूँ कि ये हाइपरटोनिक है, तो लाजमी मैं किसी से कंपेयर करके कह रहा हूँ कि भाई इसके मुकाबले में ये हाइपरटोनिक है, ठीक है, या इसके मुकाबले में या आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है, किसी न किसी के मुकाबले में बताया जाता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को बेटा यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाइपोटोनिक
हाइपो का बेटा मतलब होता है कम। किस बेस पर डिवाइड किया गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट कम हो तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। इस सॉल्यूशन की इस टाइप को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटोनिक। ठीक है, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा, ये लिख लो। उसके बाद फिर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा, हाइपर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट क्या होगा फिर इसमें? कम होगा। आइसोटोनिक सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। अब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास, ठीक है, इसके अंदर एक जग ही है और इसके अंदर 1 लीटर वाटर है। ठीक है, 1 लीटर वाटर है इसके अंदर। और एक और जग आ गया आपके पास, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर। अब इसके अंदर अगर मैंने इसके अंदर भी मैंने मिला लिया बेटा 2 स्पून शुगर और इसके अंदर भी मैंने मिला लिया 2 स्पून शुगर। अब ज़रा आप देखो, 1 लीटर वाटर ज़्यादा है यानी कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट शुगर भी आ गई, दोनों मिल गए, सॉल्यूशन भी बन गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, 1 लीटर वाटर है और 2 स्पून शुगर। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड है। जो मैंने अपना सॉल्यूशन बनाया वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया, उसमें भी 1 लीटर वाटर रखा और 2 स्पून उसके अंदर भी शुगर डाली। तो दोनों में कोई फ़र्क होगा? बिल्कुल भी नहीं, वाटर भी सेम और शुगर भी सेम। तो जब सेम कंडीशन आ जाती है ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा कि अब ये जो मेरा सॉल्यूशन, ये तो बेटा मेरे पास स्टैंडर्ड है ना, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला हमारे पास स्टैंडर्ड है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम हमेशा अपने सॉल्यूशन को किसी से कंपेयर करके बताएंगे। तो मैं इससे कंपेयर करके अगर इसकी बात करूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा इसके मुकाबले में? आइसोटोनिक, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी सेम है और शुगर भी सेम है। जब दोनों चीज़ें सेम हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं कि द सॉल्यूशन इज़ आइसोटोनिक। ठीक है, अब बेटा अगर मैं 2 स्पून हटा दूँ और यहाँ पर मैं डाल दूँ 3 स्पून, ठीक है, अब देखो बेटा वाटर तो सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर दी मैंने? बढ़ा दी। अब आप देखो इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होती है? सॉल्यूट इसमें क्या है? कम है। सॉल्यूट इसमें क्या आ रही है? ज़्यादा। तो अब मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बेटा? हाइपरटोनिक इसके मुकाबले में, क्योंकि बेटा इसके पास 2 स्पून शुगर है और इसके पास कितनी स्पून शुगर है? 3 स्पून शुगर जो सॉल्यूट है वो बढ़ गया। तो ये अब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा? हाइपरटोनिक। और अगर मैंने इसको कम कर दिया, 3 स्पून की जगह मैंने सिर्फ 1 ही स्पून डाली, सॉल्वेंट तो उतना ही है लेकिन अब सॉल्यूट मेरे पास क्या हो गया? कम हो गया। तो सॉल्यूट के कम होने से मेरा सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेस। लेकिन उसको कब बताएंगे? जब उसको किसी से कंपेयर किया जाए। अगर सॉल्यूट दूसरे के मुकाबले में सेम ही हो, दोनों में सेम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूट दूसरे के मुकाबले में हमारे पास डिफरेंट आ रहा हो, यानी कि अगर वो बढ़ जाए तो हाइपरटोनिक। अगर सॉल्यूट दूसरे के मुकाबले में कम हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, इसमें आपकी बुक के अंदर भी एक एक्सरसाइज होगी और यहाँ पर भी उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल बेटा एक आपके पास बीकर है, इसके अंदर वाटर है, और बीकर का जो सॉल्यूशन है ना बेटा, मतलब जो यहाँ पर पानी है वो है हाइपोटोनिक। ठीक है, अब एक सेल आ गया आपके पास, इस सेल को मैंने इस बीकर के अंदर डाल दिया। सेल की जो बेटा कंडीशन है वो है आपके पास हाइपरटोनिक। ठीक है, सेल क्या है बेटा? हाइपर है।
यानी कि सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम, और सॉल्यूशन क्या है बेटा, हाइपो है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है और पानी ज़्यादा। अब बेटा याद रखना, सॉल्यूशन को हमने डिवाइड तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट किया है, लेकिन कभी भी एक सेल से दूसरे सेल में सॉल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होते। सॉल्यूट का साइज़ बड़ा होता है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो क्या होगा बेटा, पानी ट्रांसफ़र होता है हमेशा। अब हम यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी पानी की। पानी कहाँ ज़्यादा है बेटा, बाहर बीकर में या सेल के अंदर। सेल का सॉल्यूशन क्या है, हाइपर है, हाइपर में सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और हाइपो में सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पानी बाहर ज़्यादा है और पानी अंदर कम है, तो हमेशा मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हायर से लोअर की तरफ। तो पानी अंदर से उठ कर बाहर से आकर अंदर की तरफ जमा होगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल फूलेगा और मे बी के सेल बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है बाहर का पानी अंदर जा रहा है सेल के। क्यों जा रहा है, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है और अंदर हाइपरटोनिक। सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, तो अपने आप पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो, अंदर की तरफ आना शुरू होगा, सेल के अंदर पानी जमा होना शुरू होगा, एंडोस्मोसिस, ठीक है। फिर एक और टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, डीप्लाज्मोलाइसिस। इस सेल में डीप्लाज्मोलाइसिस होगी, ठीक है, सेल फूलेगा, ठीक है, और मे बी के सेल बर्स्ट भी हो सकता है। अब अगर इसी कंडीशन को रिवर्स कर लो, जो आपका जो सेल का सॉल्यूशन है वो है हाइपो, और जो बाहर आपने रखा है वो है बेटा हाइपर, यानी कि अब बाहर पानी कम है और अंदर पानी ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम, तो अंदर से निकल कर बाहर आना शुरू होगा पानी, ठीक है, जमा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, जहाँ एंडोस्मोसिस हो रही थी अब वहाँ कौन सी होगी, एक्सोस्मोसिस, यानी कि एक्स का मतलब होता है बाहर, ऑस्मोसिस मतलब वाटर मूवमेंट। अब पानी कहाँ आना शुरू होगा, बाहर आना शुरू होगा। पहले सेल फूल रहा था, अब सेल श्रिंक होगा। पहले डीप्लाज्मोलाइसिस हो रही थी, अब क्या होगा बेटा, प्लाज्मोलाइसिस होगी। और श्रिंकिंग की वजह से सेल के पास जब अमाउंट मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल क्या हो जाए, सेल की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कि जब हम बाहर का सॉल्यूशन हमारे पास हाइपर हो और हमारा जो सेल है वो हाइपो। अच्छा, थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, आइसोटोनिक। अगर हमारे पास बाहर का भी जो सॉल्यूशन है और अंदर का भी सॉल्यूशन है, दोनों सेम है, दोनों हाइपो हाइपो है या दोनों हाइपर हाइपर है, तो क्या होगा बेटा, कहीं मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर यही टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, यही चीज़ों को पढ़ना है, चाहे वो बॉटनी सेक्शन हो या ज़ूलॉजी सेक्शन हो। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी थी। आप इसको अपनी बुक से भी रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।